गाइस मल्टीपर्पज साइकिल इंतहाई आसान है। और आप ये कंफ्यूज हो गए, ये क्या यार, ये क्यों कर रहे हो मैं यार, ये वो ये यार छोड़ दो, क्यों कर रहे हैं छोड़ दो, आपके इसमें नहीं है, आपने बस न्यूमेरिकल आएगा सीधा आपने सॉल्व करना है। मोर इम्पोर्टेंटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मल्टी स्टेज वाला। मल्टी स्टेज को वापस देख लेना सही है, ये वाला जो हमारा था आई गेस मल्टी स्टेज। तो ये दोनों हमारे पुराने, इन लोगों ने बोला हमने एक नया बनाया, ये वाला भाई क्या बात है, नंबर 1 बना दिए। पहले आपने इसको समझना है, इसकी बेसिक चीज़ समझनी है, क्या क्या लगा हुआ है इसमें, हमेशा मल्टीपर्पज़ में क्या लगा हुआ होगा ये आपको पता होना चाहिए खुद ही। ठीक है, आपको पता है अगर एक मल्टीपर्पज़ आता है तो उसमें एक वेपरेटर है, सही है, 2 थ्रॉटलिंग वाल्व है, एक कंडेंसर है और एक ये है। अगर इसके हम टीएस डायग्राम बनाते हैं यूँ करके, दिस इज द एस, दिस इज द टी, हमें क्या पता है कि एवेपोरेटर में, हमें पता है कि एवेपोरेटर में टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहता है। ठीक है, ये यूँ करके आ जाएगा। अब कंप्रेसर है यहाँ पर एक हमारे पास, पहले पहले थ्रॉटलिंग वेल्व से काम लेते हैं, थ्रॉटलिंग वेल्व यूँ करके आता है। ठीक है, और प्लस हमारा एक कंडेंसर है, तो कंडेंसर का यूँ जाता है कंडेंसर। ठीक है, और कंडेंसर के बाद क्या है, थ्रॉटलिंग वाल्व होके एवेपोरेटर में आ रहा है, थ्रॉटलिंग वाल्व होके एक एवेपोरेटर में आया और एवेपोरेटर से आगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में गया। तो अगर ये मेरा पॉइंट 2 है, इसका इनलेट नहीं, इसका इनलेट ये नहीं होता, इसका इनलेट यहाँ पर होता है, ये पॉइंट 2 सही है, ये मेरा पॉइंट 3 है, और थ्रॉटलिंग वॉल्व होने के बाद ये मेरा पॉइंट 4 है, और उसके बाद ये वेपरेट होने के बाद ये मेरा पॉइंट 5 है। और इसी तरह यहाँ से थोड़ा सा मास आपका ऐसे ज्वाइन होगा, ऐसे नहीं होता आई गेस, एक बार थ्रॉटलिंग से पहले मतलब 3 से डायरेक्ट आएगा और यूँ हो जाएगा दिस इज द पॉइंट 6, पॉइंट 7। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है ये थ्रॉटलिंग वाल्व भी होता है, सही है, ये एक थ्रॉटलिंग वाल्व ही होता है, ये आपने याद रखना है। तो पॉइंट 5 से 1 जा रहा है, सही है, और पॉइंट 7 आपने देखना, पॉइंट 7 और पॉइंट 5, पॉइंट 7 और पॉइंट 5 एक बीच के पॉइंट पे आके मिलता है पॉइंट 1 पे। अब यहाँ पर एंथैल्पी कम होगी, यहाँ पर एंथैल्पी ज़्यादा होगी। जब कम और ज़्यादा एंथैल्पी मिलेगी तो इनके बीच की कोई एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ये एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है ये थ्रॉटलिंग वाल्व की है। थ्रॉटलिंग वाल्व का कर्व यूँ बनता है, तो 5 से 1 में कर्व आपका यूँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 है, ये 5 से 1 है, और 7 से 1 ये जाके यूँ मिल रहा है, सही है, और 1 के बाद आपका कंडेंस ये है। तो इस तरह का कुछ आपका बनेगा साइकिल, ये आप लोगों ने गौर से देखनी है, सही है। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि यहाँ पर है क्या क्या, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व करेगा क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ये करेगा कि आपका, क्योंकि हमने ना इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सारा कुछ किया है, तो यार थ्रॉटलिंग वाल्व से वेपरेटर में आया, यहाँ से ये इस वाले से मोस्ट प्रोबेबली गर्म होगा, इसको हम अभी प्रूव करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग तब तक नहीं हो सकती जब प्रेशर थोड़ा बराबर नहीं हो जाए। देखो P7 बराबर होना चाहिए P5 के, और ये बराबर होना चाहिए P1 के। लेट मी सी कि ऐसा ही है या नहीं है। P7 P5 P1 बराबर होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है प्रेशर, रापे भाई ने, देखते हैं, होने बराबर चाहिए ताकि ये इनकी इनकी मिक्स नहीं, सॉरी एक मिनट यार, बहुत सॉरी। प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व, इसने प्रेशर रिड्यूस किया है। देखो 5 का प्रेशर ज़्यादा था, हमने जब प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व लगा दिया तो क्या हुआ, इसने प्रेशर कम करके 1 का प्रेशर कर दिया, तो प्रेशर कम कर दिया, तो 5 का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए प्रेशर 1 से। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट सवाल सॉल्व कराता हूँ, बहुत आसान है, अभी देख लोगे आप। कह रहे हैं 2 इवेपोरेटर लगे हुए हैं, कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। 2 इवेपोरेटर जैसे ही आगे तो आपने बोल दिया मल्टीपर्पज साइकिल है, आपको भले ना गिवन हो, आपको जब पता चल गया 2 इवेपोरेटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइकिल है। ठीक है, सिर्फ मल्टीपर्पज में ही 2 इवेपोरेटर लगे होते हैं। R134A यूज़ हो रहा है, और सिस्टम ऑपरेट्स इवेपोरेटर 1 एट 0 डिग्री एंड इवेपोरेटर 2 एट -20 डिग्री। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा इवेपोरेटर कौन सा है, इसको अभी हम चेक करते हैं, कोई मसला नहीं है। एंड द कंडेंसर एट 800 किलो पास्कल, इसको हम मेगा पास्कल में करेंगे तो दिस इज द 0.8 मेगा पास्कल। रेफ्रिजरेटर का जो फ्लो रेट है वो दे दिया है, कंप्रेसर से गुजर रहा है, ये वाला जो फ्लो रेट है रेफ्रिजरेटर का, ये वाला M, जिसको हम बोलेंगे M, कुछ भी बोल सकते हैं, रुक जाओ, ये आपको गिवन है 0.1 kg। एंड द लो टेम्परेचर इवेपोरेटर सर्व्स द कूलिंग लोड ऑफ 8 किलो वोल्ट्स,
दिस इज क्या है, लो टेम्परेचर इवेपोरेटर कौन सा है। तो अब हम ये देखें कि हमने कैटेगराइज कैसे करना है, कि हमने कौन सा वाला इवेपोरेटर लेना है। देखो हमेशा लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ये याद रखना। जो सबसे नीचे वाला होगा इवेपोरेटर, उसका लो प्रेशर लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हीट होती है उस तभी हम उसको क्यू एल बोलते हैं। एल रिप्रेजेंट द लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला इवेपोरेटर। इवेपोरेटर करने से कुछ भी जो ग्राफ के अंदर नीचे लगा हुआ है वो लो होगा, उससे ऊपर वाला थोड़ा हाई होगा, उससे ऊपर वाला सबसे हाई होगा, सही है। तो यहाँ के मुताबिक हमारा सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर -20 है। तो इसका मतलब जो मेरा जो नीचे इवेपोरेटर है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -20। और जो मेरा बीच में इवेपोरेटर है, दो इवेपोरेटर है ना, इसका होना चाहिए टेम्परेचर 0 डिग्री। और इसी तरह जो मेरा सबसे ऊपर चीज़ है जो कि कंडेंसर है, जिसका प्रेशर है 0.8 मेगा पास्कल। तो ये आपके पास वो होना चाहिए, रीडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इसकी स्कीमेटिक ऐसे बनती है, ये इसकी बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम है, और इसकी टीएस डायग्राम ऐसे बनेगी। देखो 0.6 से 7, लेट्स गो फ्रॉम 7। इवेपोरेटर के बाद जो पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, सैचुरेटेड वेपर पे होता है। 0.7 कहाँ जाके मीट करेगा, 0.1 पे मीट करेगा। तो 0.7 पे लेट्स अज्यूम के, क्योंकि देखो 0.6 से जब 7 आ रहा है ये काफ़ी ठंडा है, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा ठंडा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एवेपोरेटर थोड़ा सा गर्म सैचुरेटेड वेपर भेज रहा है, ये वाला एवेपोरेटर थोड़ा सा ठंडा सैचुरेटेड वेपर भेज रहा है। अगर मैं यहाँ टेम्परेचर में देखूँ तो इस वाले एवेपोरेटर का टेम्परेचर कम है, इस वाले का ज़्यादा है। ये 0 डिग्री पे काम कर रहा है, ये -20 पे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब इसका सैचुरेटेड वेपर 20 डिग्री पे, इसका सैचुरेटेड वेपर किस पे, 0 डिग्री पे, तो जब ये दोनों आकर मिलेंगे तो तकरीबन यहाँ सॉरी इनकी एंथैल्पी चेंज होगी, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू डोम पहले वाला जो नीचे वाला एवेपोरेटर है इसकी एंथैल्पी कम है, दूसरा वाला जो एवेपोरेटर है डोम के मुताबिक इसकी एंथैल्पी ज़्यादा है। तो जब दो आके मिलेंगे तो इनकी एंथैल्पी बीच में कहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे पता है कि 7 और 5 एक ऐसी जगह पे जाकर मिलेंगे जो कि, अब यार इसको करना तो ये चाहिए कि 7 से डायरेक्ट कंप्रेसर ऊपर चले जाए, लेकिन सीन असल में क्या चल रहा है कि 7 और 5 आके एक जगह मिल रहा है। तो ऐसे होना चाहिए कि भाई 5 जो है ना, ये 0.5 है ना आपका, कि ये वेपरेटर के बाद सैचुरेटेड वेपर पे, ये पॉइंट भी सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा, ये पॉइंट भी सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा, जस्ट लाइक दिस। आप कह रहे हो कि यार 5 और 7 आके एक जगह मिल रहे, तो अगर एक जगह मिल रहे होते हैं ना तो वो यू करके बनता, अगर एक जगह मिल रहे होते। मसला ये सिर्फ एक जगह मिल ही रहे, पूरा थ्रॉटलिंग वेल्व लगा हुआ है, जो प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व है थ्रॉटलिंग वेल्व होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इंट्रोपी को थोड़ा सा बढ़ा देना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर सैचुरेटेड लिक्विड है तो इसको मिक्सर बना देते हैं, और अगर सैचुरेटेड वेपर होगा तो वो उसको क्या बनाएगा देगा, सुपर हीटेड बना देगा, इसकी थोड़ी सी इंट्रोपी चेंज करेगा। तो 0.5 से इसलिए 0.1 यहाँ पर है, वरना कोई तुक ही नहीं बनता कि यार कंप्रेसर में जाने से पहले ही वो सुपर हीट हुआ वो। तो 0.5 पे थ्रॉटलिंग वेल्व है, जिसकी वजह से क्या है ये वाला इफेक्ट आएगा। तो ये इफेक्ट मैं यहाँ पर ले आता हूँ यूँ करके, इसीलिए सिर्फ 0.7 और 0.5 यहाँ 0.1 पे जाकर मिल रहे, वरना कोई तुक ही नहीं बनता कि यहाँ पर सुपर हीट हो जाए खुद ही। सिर्फ थ्रॉटलिंग वेल्व जो आपने लगाया हुआ है इसकी वजह से ये सुपर हीट हो गया है, और प्री सुपर हीट हो गया जैसे आप कह सकते हो। और वो प्री सुपर हीट कंप्रेसर में जाएगा तो एफिशिएंसी हमें अच्छी मिलेगी। तो हमें ये कंप्रेसर आ गया, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, एंड देयर इज अ ईजी साइकिल। तो यहाँ पर एक ये पार्ट होना चाहिए। और पार्ट 5 के बाद अगर मैं पीएच डायग्राम में देखूँ तो 5 से 1 तक सही है, कांस्टेंट एंथैल्पी यूँ नीचे गिरेगी क्योंकि प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व लगा। तो H5 बराबर होनी चाहिए H1 के, और H4 बराबर होनी चाहिए H3 बराबर होनी चाहिए H6 के। ये क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर H3 और H4 के बीच में सिर्फ एक थ्रॉटलिंग वेल्व है, तो H4 बराबर होगा H3 के। इसी तरह H3 और H6 के दरमियान एक थ्रॉटल वाल्व है, तो H3 बराबर हो गया H6 के। अब बोलोगे थोड़ा सा मास तो यहाँ चला गया H4 में, मास नहीं, सिर्फ हम अभी थ्रॉटलिंग उसकी एंथैल्पी की बात करें। प्लस हमारा P2 बराबर है P3 के, क्योंकि प्रेशर सेम रहेगा। P5 बराबर है P4 के, और P6 बराबर है P7 के। तो आसान सवाल है, हम यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले जो डोम से हम निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे टेम्परेचर है तो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर भी सेम रहता है। तो T4 बराबर है T5 के, एंड T6 बराबर है T7 के।
तो जो जो चीज़ें भी मैं डोम से निकाल सकता हूँ वो मैं डोम से निकालूंगा, जो डोम से नहीं निकाल सकती उसको मैं वैसे ही निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मैं आ जाता हूँ, मेरा जो पॉइंट 7 है वो कहाँ लाई कर रहा है, सैचुरेटेड वेपर की लाइन में, ठीक है। और मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर -20। तो मैं टेम्परेचर -20 ढूंढूंगा। आपको टेम्परेचर लाइन गौर से ढूंढनी है, सही है। डोम से बाहर अगर आप ढूंढोगे तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर लाइन है सारी, ठीक है, और ये नेगेटिव टेम्परेचर लाइन्स है आपकी। और अगर ये भी पॉजिटिव आ गई, अगर डोम के अंदर से सॉल्व करना चाहते हो तो इजी है, ये 0 डिग्री है, ये टेम्परेचर लाइन से ये माइनस टेम्परेचर लाइन। मेरा टेम्परेचर -20 है और -20 पे मेरा टेम्परेचर हिट कर रहा है डोम के सैचुरेटेड वेपर पे। यहाँ पर ये देखो ना, 0.7 अगर मैंने निकालना है तो ये डोम के सैचुरेटेड वेपर पे हिट कर रहा है। तो सैचुरेटेड वेपर -20 डिग्री, और यहाँ से मैं इसको नीचे गिराऊंगा तो मुझे 380 के करीब क्या मिलना चाहिए स्टेट 7 पर, 380 के करीब एंथैल्पी। परफेक्ट है, तो ये मेरे पास आ गई। इसी तरह मेरे पास टेम्परेचर यहाँ पर इसका गिवन है 0 डिग्री सेकेंड वाले का, और 0.5 मेरा इस पर लाई कर रहा है सैचुरेटेड वेपर पे। तो बस 0 डिग्री पे गया, इस पर गया 0.5, उसको मैं नीचे गिराऊंगा जब, तो इट इज़ नियरली 410 मेरा 0.5, 410, सही है सही है सही है। 398 एक्यूरेसी आप ले सकते हो, 400 के करीब ले सकते हो। एक्यूरेट कर लेना खुद स्केल से जब आप करोगे। और क्या क्या चीज़ें मेरी डोम की उस पर लाई करती है, मेरा पॉइंट नंबर 4 नहीं लाई करता, 5 6 कुछ भी लाई, 3 मैं देख रहा हूँ मेरे जो कंडेंसर का है, मेरा कंडेंसर प्रेशर 0.8 मेगा पास्कल की मेरा, तो मैं 0.8 मेगा पास्कल लूँगा और इससे यहाँ टच करूँगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, दिस इज़ माई पॉइंट। इसको मैं नीचे गिराऊँगा, मेरा जो प्रेशर है वो आ रहा है 240, तो मेरा पॉइंट 3 का प्रेशर आ रहा है 240। ओके, परफेक्ट है। अब मुझे पता है कि मेरी H3 बराबर है H4 और H4 बराबर है H6 के, तो H3 बराबर है H4, H4 बराबर है H6 के, नंबर 1 हो गया। और नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द H2 एंड H3, ओ H1 एंड H2। देखो हमें क्या पता है कि मेरा H5 बराबर है H1 के, मैंने अभी बताया था, है ना, कि मेरा H5 H1 के बराबर है क्योंकि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। तो H5 बराबर है मेरा, H1 बराबर हो गया, H5 मैंने निकाला था वो H1 के बराबर हो गया। हर चीज़ आ गई, सिर्फ H2 रह गया। H2 मेरा यहाँ पर है, ये रहा। H2 में मेरा प्रेशर सेम है। H2 को मैं एक एक टाइट तरीके से निकाल सकता हूँ, पता है क्यों? पता नहीं क्यों, ओ मुझे टाइट आ रही है यार। ये चेक करो, मेरे पॉइंट 1 के ऊपर टेम्परेचर सेम है, तो मेरे पॉइंट स्टेट 1 के ऊपर मुझे टेम्परेचर गिवन है -20, ठीक है यहाँ पर। और स्टेट 1 के ऊपर मैंने इंथैल्पी निकाल ली थी, कितनी आ रही थी, 398। तो मैं यहाँ पर एंट्रोपी निकाल सकता हूँ सबसे पहले S1 कैसे आएगी, -20 398, तो -20 मेरा टेम्परेचर है, सही है, और 398 मेरा ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे अगर मैं एंट्रोपी निकाल लूँ तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एंट्रोपी की अगर मैं आपको लाइन दिखाऊं तो ये एंट्रोपी की लाइन ये देखो S लिखा हुआ है ना, ये एंट्रोपी है। तो ये एंट्रोपी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1.9 है, यहाँ पर 1.8 है, 1.7 है। मेरा पॉइंट बिल्कुल बीच में लाएगा 1.75 पे, तो मेरी जो स्टेट 1 की एंट्रोपी है वो क्या है, 1.75। अब मैं गौर से देखूँगा कि मेरी 1 से 2 क्या हो रही है, कंप्रेसर है, और 1 से 2 में मेरी एंट्रोपी सेम है, तो S1 बराबर है S2 के। स्टेट 2 के ऊपर मुझे एंट्रोपी पता है और स्टेट 2 के ऊपर मुझे प्रेशर पता है। ये देखो मेरा प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर का इनलेट आउटलेट सेम होता है, ठीक है। ये तो डी सुपर हीटर लगा हुआ होता है, लेकिन प्रेशर ऑफ द कंडेंसर इनलेट आउटलेट सेम होता है, ठीक है। ये प्रेशर टेबल है, ये टेम्परेचर टेबल है, याद रखना। तो प्रेशर मुझे पता है 0.8 और मुझे एंट्रोपी मुझे पता चल गई थी 1.75, क्योंकि S1 बराबर S2 के। दो चीज़ें पता चल गई। मैं क्या करूँगा, मेरी एंट्रोपी 1.75 है, ये मेरी 1.75 की अगर मैं यहाँ लाइन बना दूँ एंट्रोपी की, इसके लीनियर इसके साथ ले जाऊँ यूँ करके, और मेरा जो प्रेशर है वो 0.8 है। मैं यहाँ पर टच करूँ, ये पॉइंट मिल गया मुझे मेरी स्टेट 2 के लिए। इसको मैं नीचे ड्रॉप करके, ये बहुत मज़े का है यार, बहुत मज़े का है टेबल। तो तकरीबन 420 के करीब आ रही है मेरी स्टेट 2 की एंथैल्पी, 434। लेट्स सी कि 434 कहीं से लग रही है। अगर मैं इसको यूँ गिराता हूँ नीचे,
बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा हूँ। 425 430 सही है, 430 आप ले सकते हो। तो यार कितना मज़े का है यार ये, सही है। अब आपने जो भी चीज़ें निकालनी है, अगर आपने यहाँ पर हीट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे कि क्यू एल। अच्छा यार, मैं मास को थोड़ा सा आप लोगों को ना क्लियर कर दूँ। इस पूरी साइकिल में टोटल मास घूम रहा है, लेकिन मास ब्रेक होता है। लेट्स से कैसे, देखो कंप्रेसर के अंदर टोटल मास है, सही है। यहाँ पर क्या जा रहा है? एम्प्टी जा रहा है टोटल मास। यहाँ पे भी टोटल मास है, यहाँ टोटल मास है, यहाँ टोटल मास है, यहाँ टोटल मास है। यहाँ पर आके मास आपका ब्रेक हो गया, सही है, इन दो हिस्सों में, इन दो हिस्सों में। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि इस साइकिल में मास 4 जा रहा है और इस साइकिल में मैं इसको मास 6 बोलता हूँ। मास 6 जा रहा है, तो मास 6 यहाँ से आया, मास 4 यहाँ से आया और इस पॉइंट पे आकर ये वापस मिल जाता है मास टोटल। तो मैं बोलूँगा पॉइंट नंबर 1 पर दोनों मिल रहे हैं ना। पॉइंट नंबर 1 पर क्या हो रहा है? एम 4 प्लस M6 इज इक्वल टू एम ये हो रहा है, सही है। तो मास आप ये थोड़ा सा देख लेना। तो जो हमारी नीचे वाली साइकिल है, ये वाली, यहाँ पर जो मास है वो मास 6 है। ये वाली साइकिल है, यहाँ पर मेरा मास 4 चल रहा है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लेना। ये देखो इसी तरह M1 इज इक्वल टू M1, ये जैसे मास टोटल इज इक्वल टू M4, जैसे मैंने बताया आपको, M4 और ये M6, इस तरह आप कह सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ गिवन है सवाल में? आपको यहाँ पर गिवन है रेफ्रिजरेटर सर्कुलेटेड थ्रू द कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर टोटल मास है, तो आपको टोटल मास गिवन है 0.1। ओके, तो हेयर इज योर टोटल मास 0.1 आपको गिवन है। और ये कैसे निकाला है यार? मास 6, ओ अच्छा अच्छा, यहाँ से निकाला है। ओके ओके, देखो आपको क्यू गिवन है। यहाँ पे मैं आपको एक बार वापस दिखा दूँ। यहाँ पर आपको क्या गिवन है? लो टेम्परेचर एवेपोरेटर का लोड क्यू की वैल्यू गिवन है। लो टेम्परेचर कौन सा है? मेरा नीचे वाला है। मेरे नीचे वाले की क्यू की वैल्यू, जो यहाँ पे क्यू इन हो रहा है, उसकी वैल्यू मुझे गिवन है। क्यू बराबर होता है एम एच के, एम डेल्टा एच के। डेल्टा एच कौन सा आएगा? बड़ा H7 माइनस H6, ठीक है। क्यू की वैल्यू पता है 8 है, सही है। H7 पता है, H6 पता है, यहाँ पे मास आ जाएगा इस तरह से। ओके, जब मास आ गया तो टोटल मास पता है, तो आपके पास पहले वाली साइकिल का भी मास आ जाएगा, ठीक है। इनको वेरीफाई करने के लिए दोनों मास को एक बार प्लस करना, इसका आंसर 1 आना चाहिए आपका, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी बैलेंस। आपकी एनर्जी बैलेंस कहाँ पे लगेगी? जहाँ पर दोनों मासेस प्लस हो रहे हैं, ये रही आपकी एनर्जी बैलेंस लगेगी इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 1 पर। क्या क्या हो रहा है? यहाँ से मास नंबर 4 और एंथैल्पी नंबर 5 आ रही है, और यहाँ से क्या प्लस आ रहा है? यहाँ से आ रहा है मास नंबर 6 और एंथैल्पी नंबर 7 आ रही है, और ये दोनों आके मिल रहे हैं मास नंबर टोटल और एंथैल्पी नंबर 1, सही है। ये आपकी यहाँ पे एनर्जी बैलेंस बन रही है, यहाँ पर इनपुट इनपुट एंड द आउटपुट। तो टोटल मास तो आपका 1 है, एंथैल्पी आपकी ये रही, और अरे ये क्या यहाँ पे निकाल, ओ भाई यहाँ पर H1 निकालने के लिए एनर्जी बैलेंस लगाया गया। रापे भाई, रापे भाई, ये क्या बात हुई रापे भाई? चलो आप H1 ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार, ये हमने सॉल्व किया, यहाँ पर तो हमें सारी चीज़ें बताई, हमने करना है, निकालना क्या है, सही है। तो लॉजिकली क्या है, जैसे हमने S1 S2 हमने निकाला ना कॉन्सेप्ट से, देखो ये कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। तो आप कॉन्सेप्चुअली ऐसे भी निकाल सकते हो H1 की वैल्यू, और आप अगर यहाँ एनर्जी बैलेंस लगा दो ना, तो आप उससे भी आपको ये पता H1 निकाल सकता है, सही है। तो रापे भाई ने इस तरह निकाला हुआ है, कोई बात नहीं। ओके, H1 आ गया रापे भाई। और क्या क्या निकालना है? ओए हो, इतना बड़ा सवाल है यार, कोई बात नहीं, मसले की बात नहीं है। और अगर आपने इस सवाल में निकालना है ये वाला, इसको हम बोलेंगे QL2 बोल देते हैं, सही है। तो QL2 बराबर हो गया, मास कौन सा चल रहा है इसमें? M डेल्टा एच होता है ना। इस वाली साइकिल में मास चल रहा था 6, मास नंबर 6, और डेल्टा एच कौन सा आएगा? बड़ा माइनस छोटा, H5 माइनस H4 आ जाएगी वैल्यू QL की, H5 माइनस H4। ओके, W इन, वर्क इन कहाँ हो रहा है? कंप्रेसर के अंदर, सही है। कंप्रेसर के अंदर मास कौन सा है? टोटल मास मतलब 1, और इसकी एंथैल्पी क्या है? H2 माइनस H1, ये आ गया कंप्रेसर, परफेक्ट है। COP क्या होता है? COP होता है QL अपॉन W इन। W इनपुट आपको जो कंप्रेसर का था वो आपने ये डाला, QL आपने दोनों को ऐड करे,
और आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, पिछले हमने जो साइकिल पढ़ी थी एक, वो थी मल्टी स्टेज, सॉरी मल्टी स्टेज थी कैस्केड रेफ्रिजरेटर। एक मिनट में इस एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं। कैस्केड रेफ्रिजरेटर पे हम हमारा एक ही क्यू एल था और हम इसी क्यू एल को रीयूज़ कर रहे थे। तो जब हमने सी ओ पी की वैल्यू निकाली ना, सिर्फ एक ही क्यू एल लिखा हमने। जबकि इस वाले सवाल में जो अभी हम लोग लाइव ये वाला कर रहे हैं सवाल, जो अभी हम लाइव ये वाला सवाल कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग साइकिल्स है प्रॉपर, मतलब दो अलग अलग क्यू इन हो रहा है। इवेपोरेटर जो हीट लेता है अपनी, वो सराउंडिंग में से लेता है, ठीक है। तो इस इवेपोरेटर का अलग क्यू एल है, इस इवेपोरेटर ने अलग अपनी सराउंडिंग में से क्यू एल लिया है, क्यू एल टू क्यू एल वन। वो वाला क्या कर रहा था, वो वाला जो कंडेंसर में से बची हुई हीट थी उसी को वापस रीयूज़ कर रहा था। तो कोई पूरी साइकिल के अंदर कोई अलग से हीट नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इस पूरी साइकिल के अंदर दो अलग अलग हीट्स इनपुट हो रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सी ओ पी की वैल्यू में दोनों क्यू एल को ऐड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो सी ओ पी आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था यार।